नमस्कार मित्रों, मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैं टेंस के बारे में कुछ बताया था, कुछ ट्रांसलेशन के बारे में बताया था, जो कि ट्रांसलेशन करने का रीढ़ कहा जाता है। सबसे पहले हम आते हैं टेंस के प्रकार। इसके पहले मैं बता दूं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान कालिक क्रिया प्रेजेंट टेंस में आती है। पास्ट यानी बीता हुआ समय को पास्ट टेंस कहते हैं, यानी भूतकालिक क्रिया। जो क्रिया, जो कार्य बीते हुए समय में घटता है या होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं या पास्ट टेंस इंग्लिश में कहते हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। भविष्य जो घटनाएं घटित होती हैं उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, आपको ये पता हो गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंसेज, ये लिखा हुआ भी है। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के बारे में मैं कुछ डिफाइन करना चाहता हूँ और पास्ट तथा फ्यूचर के बारे में भी साथ साथ। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। जैसे राम जाता है, राम जाता है से यह जाता है, जाता है से यह पता चल रहा है हमें। इस वाक्य से ये हमें इसका दर्शन हो रहा है कि ये घटना वर्तमान काल में हो रही है, न कि भूतकाल और भविष्य काल में। क्योंकि भूतकाल होती तो जाता था होता, कार्य संपन्न हो चुका होता हो, और भविष्यत काल होता, भविष्य काल होता तो राम जाएगा ऐसा होता, जाएगा भविष्य में जाएगा। अर्थात यह वर्तमान काल में, राम जाता है वर्तमान काल में हुआ। दूसरा आते हैं पास्ट टेंस यानी भूतकाल। जैसे राम जाता था, जाता है तो वर्तमान हो गया, और जाता था यानी ये घटना, जाने वाली जो गमन क्रिया है वो हो चुकी है भूतकाल में, बीते हुए समय में ये संपन्न हो चुकी है। इसलिए इसे हम कहते हैं पास्ट टेंस यानी बीता हुआ समय, भूतकाल। राम इसका उदाहरण है, राम जाता था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। इसका उदाहरण है राम जाएगा। भविष्य में जाता है आदमी, सूचना ये मिल रही है कि भविष्य में जाएगा, इसलिए इसका सटीक उदाहरण है राम जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि राम जाता था, राम जाता है, ऐसा नहीं है, राम जाएगा। तो ये 3 मुख्य टेंस हैं जो आपको अनुवाद प्रक्रिया में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। इसका ज्ञान होना हर व्यक्ति को अति आवश्यक है जो अनुवाद करना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं मित्रों विस्तार से। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, नीचे लिखा है लाइन में, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द एवरी टेंसेस। माने हर टेंसों के 4 भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। आपको दिख रहा होगा, लिखा है कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। कुल मिला कितने टेंस होते हैं? 12, नॉट मोर देन 12। वो कौन कौन 12 हैं? आइए क्रम से हम देखते हैं। पहले 12 का मतलब हुआ प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के भी 4। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जान गए हैं कि काल, समय, काल को ही समय कहते हैं। समय 3 प्रकार के हैं: वर्तमान, भूत और भविष्य। इन वर्तमान यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के नाम से इंग्लिश में जाने जाते हैं। इनके 4 भेद हैं। वो कौन कौन से भेद हैं, आइए हम क्रमशः देखते हैं। प्रेजेंट के पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट,
दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट के भी हैं, सेम हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर के भी देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 प्रकार के हैं। इसके पहले कि मैं प्रेजेंट टेंस की शुरुआत करूं मित्रों, इसके पूर्व हमें ट्रांसलेशन में सहायक कुछ मूलभूत चीज़ों का ज्ञान रखना अति आवश्यक है, जो अनुवाद करने में पूर्णतः सहायक होते हैं। कौन कौन से वो चीज़ें हैं, कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो हमें ट्रांसलेशन करने में, अनुवाद करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से हैं। जैसे कर्ता, कर्ता को ही ले लें। कर्ता है, सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया है, कर्म है, स्थान है, तरीका है, समय तथा अन्य इसके बाद जो भी हो। तो कर्ता कैसे है? नीचे आपको दिख रहा होगा कर्ता, हेडिंग डाला गया है नंबर 1 कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? मन में प्रश्न उठता होगा, कर्ता क्या है? जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी है समझने में, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए कर्ता क्या है यह भी एक अहम प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कर्ता क्या है। किसी कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता माने जो करता है। कहते हैं लोग मैं ही कर्ता धर्ता, कर्ता मैं ही हूँ। माने कार्य जो कार्य करता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ या सोच रहा हूँ, वो सोचने वाला, वो करने वाला, वो कर्ता कहा जाता है। आगे है जैसे वह है, लिखा होगा आपको दिख रहा होगा वह है, तो वह स्कूल जाता है जैसे लिखा हो, तो जाता कौन है? प्रश्न ये उठता है। जाने वाला वह है। हम जाते हैं, जाता कौन है? हम जाते हैं। तुम खेलते हो, जैसे तुम है, यहाँ पे तुम लिखा है, तुम खेलते हो, खेलने वाला कौन है? तुम। मैं दौड़ता हूँ, यहाँ आगे है मैं, ये सब करता है। वे या किसी के नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, कृष्ण, ये सभी के सभी कर्ता है। किसी न किसी व्यक्ति के नाम अर्थात संज्ञा, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक परिचय देता है नाम का। और जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सब कर्ता हैं और इन्हें ही संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, आई, यू, दे आदि होते हैं। जैसे कहते हैं, उदाहरण के तौर पे आप समझें कि राम बहुत तेज दौड़ता है और वह खाता भी खूब है। तो वह किसके लिए कहा गया? राम के लिए। राम खूब पढ़ता है और वह खाता भी खूब है, तो वह राम के लिए ही कहा गया, इसलिए संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुआ तो वो सर्वनाम कहा जाता है। उसी प्रकार से ही, शी, इट, आई, यू, दे, ये सब के सब कर्ता हैं। कर्ता अर्थात किसी कार्य को अंजाम देने वाले, किसी कार्य को संपन्न करने वाले, पूर्ण करने वाले, करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, से राम हैज़ बीन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखें, राम हैज़ बीन स्टडिंग द बुक एट हिज होम फॉर 2 आवर्स, अर्थात राम अपने घर पर 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। हिंदी इसका है, राम अपने घर पर 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। राम हैज़ बीन स्टडिंग द बुक एट हिज होम फॉर 2 आवर्स। इसमें कर्ता कौन है? कर्ता है राम।
कौन कार्य को कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया को संपन्न कौन कर रहा है, किसके द्वारा ये पढ़ने वाली क्रिया संपन्न हो रही है राम के द्वारा। कौन पढ़ता है? राम। तो राम करता हुआ। आइए अब देखते हैं, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। कर्ता, किसी कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। किसी व्यक्ति का वो नाम भी हो सकता है और वह, मैं, तुम, उसके स्थान पे यह भी हो सकता है। इन्हें ही कर्ता कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं वह जाता है, वह जाती है, वह खाती है, ये ऐसी वस्तुएं हैं, तुम बहुत चतुर हो, वे तो बड़े महान हैं, राम बड़ा बढ़िया आदमी है। ये सब जो हैं, जो कार्य को कर रहे हैं वही करता है। आगे आइए मित्रों, देख अगला स्टेप है, क्या है? जैसा कि मैं पिछले भी ऊपर बताया हूँ कि कर्ता के बाद सहायक क्रिया। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है उसको मैं परिभाषित करना चाहूँगा आपके सामने। तो आइए देखते हैं। सहायक क्रिया, किसी कार्य को पूरा करने में जिस चीज़ की सहायक रूप में आवश्यकता पड़े उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। किसको सहायक क्रिया कहते हैं? किसी वाक्य को पूर्ण करने में जिसकी आवश्यकता पड़ती है, अति आवश्यक होता है। जैसा कि नाम से चरितार्थ है, यह सहायक क्रिया, वह क्रिया जो किसी वाक्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करे उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम हैज़ बीन स्टडिंग द बुक एट हिज होम फॉर 2 hours। राम हैज़ बीन स्टडिंग द बुक एट हिज होम फॉर 2 hours। अर्थात राम 2 घंटे से अपने घर पर किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? राम। क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है। और इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हैज़ बीन। ये हैज़ बीन आपको दिख रहा होगा। हैज़ बीन एक सहायक क्रिया है। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पूर्ण करने में ये अच्छी भूमिका निभा रहा है। यदि राम स्टडिंग द बुक एट हिज होम फॉर 2 hours कर देंगे तो इसका सही अर्थ नहीं निकलेगा। इंग्लिश ग्रामर में यही तो है कि क्रम वाइज हमें चलना पड़ता है और एक फार्मूले के साथ चलना पड़ता है। इस एक क्रम में चलना पड़ेगा। संस्कृत में या हिंदी में आगे पीछे कुछ समझने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है कि इंग्लिश के विद्वानों द्वारा जो बनाया गया फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत जहाँ जो क्रियाएं, जहाँ कर्ता, जहाँ मुख्य क्रियाओं का जहाँ स्थान है, वहाँ से हट के यदि दूसरे जगह किया गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कहीं कहीं तो ऐसा होगा उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसका एक क्रम होता है। हैज़ बीन एक सहायक क्रिया है। इसमें ये जो आपको दिख रहा होगा हैज़ बीन, यह एक सहायक क्रिया है। राम करता है इसमें। स्टडिंग क्या है? मुख्य क्रिया है। बाकी कर्म, स्थान, तरीका, समय, अलग अलग बातें हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा सहायक क्रिया क्या है, क्या इसका रोल है। सहायक क्रिया यानी जो सहायता, वाक्य को पूरा करने में जो अपना रोल निभाए, सहायता प्रदान करे पूर्ण करने में, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। अच्छा, सहायक क्रिया कई होती हैं। सहायक क्रिया ये कई होती हैं। आगे आपको इसकी विस्तार में जानकारी दी जाएगी और जैसा कि आपको कुछ न कुछ जानकारी होगी भी ऑलरेडी। तो आइए देखते हैं कि सहायक क्रिया क्या क्या है। जैसे के रूप में, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज़ बीन, हैव बीन, वाज, वेयर, ये सब सहायक क्रिया हैं। और आगे भी सहायक क्रियाएँ कुछ हैं, उसको भी मैं आपको इसी समय बता दूँ। जैसे हैड बीन, विल, शैल इत्यादि ये सहायक क्रियाएँ हैं मित्रों। तो इस प्रकार सहायक क्रियाएँ जितने टेंस होंगे लगभग उतनी ही सहायक क्रियाएँ भी होंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें और इसका लाभ लें। नमस्कार।